हे गाइस, वेलकम टू यू ऑल। होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम है आप सभी का एक नए फ्रेश कमाल सीरीज में। और इस बार हम लोग आपके सामने आए हैं लेकर के मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमारे सीरीज में हमने अकाउंटेंसी आपके साथ में डिस्कस करा, फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अभी हम लोगों का चल रहा है। बिजनेस स्टडीज में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आसान करने की तरफ काम कर रहे हैं। और हमने इंडियन इकोनॉमी में इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर जो है आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो तीनों स्टार्ट कर दिया। इनकेस आपने अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखिए ना, किस बात का देर कर रहे हैं, किस बात की लेट किया हुआ है आप लोगों ने। देखना बहुत जरूरी है बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में अगर आपको ऑनलाइन सपोर्ट मिल रहा है किसी टीचर से तो प्लीज उस चीज को फॉलो कीजिए बिकॉज आपका सिलेबस रश करेगा और आपके पास टाइम भी बहुत कम है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम एक नई सीरीज के साथ में हाजिर है आपके पास में, और वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांड न्यू सीरीज। जी बिल्कुल, ब्रांड न्यू सीरीज है आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की। डिस्कशन आज क्या होने वाला है? तो आज डिस्कशन होने वाला है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग समझने वाले हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, कैसे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को अप्रोच करेंगे, क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिनेरियो है। बिकॉज इकोनॉमिक्स के पेपर में जो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलाएगा और जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है वो इंडियन इकोनॉमी नहीं होने वाला है, वो होने वाला है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको इंटरेस्ट जगाना है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में 40 आउट ऑफ 40 लेके आना है ताकि आप अपने पेपर में बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर सके और बहुत अच्छे तरीके से अपने पेपर को हैंडल कर सके। इन केस आपने प्रीवियस वीडियोस हमारी डिफरेंट सीरीज की नहीं देखी है तो मैं सबका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियोस को बेटा चेक करना और देखना कि आपके लिए क्या काम की चीज वहां पे अवेलेबल है। सारी चीजें काम की ही अवेलेबल है, आपको कितना सपोर्ट मिलता है। और इस तरह की और नई वीडियोस हम बनाते रहे, कंटेंट्स लेके अपग्रेड होते रहे और आपके पास नए कंटेंट्स लेके हाजिर होते रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि उनका भी कुछ इससे भला होता जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। हमारा डिस्कशन एकदम नॉर्मल रहने वाला है। आज हम कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या सिलेबस है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस पोर्शन से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या होगा, कितने नंबर, नहीं, कुछ भी नहीं। आज सबसे पहले समझ लो बेटा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। कल के डिस्कशन में पेपर डिस्कस कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस कर देंगे किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। आज की क्लास सिर्फ फोकस होगी किस चीज के ऊपर? तो फोकस होगी व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, हाँ जी, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। अब आप सपनों में मत चले जाइएगा, ठीक है, यहीं पे रहिएगा बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नथिंग। आपको बस एक टैगलाइन याद रखनी है हमेशा और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका निकलता चला जाएगा। और वो टैगलाइन मैंने लिख दिया है, स्मॉल मिलाते जाओ, ठीक है, हाथ के इशारे पे मत जाना, लार्ज बनाते जाओ। ठीक है, छोटी छोटी चीजें मिलानी है और एक बड़ी बड़ी चीज की तरफ चले आना है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा, तो कंसेप्ट देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या कहता है, आपको क्या चीजें पढ़नी है। आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं क्लास 11th में, मेरे को पता है आपने मेरे से पढ़ा होगा, जिससे भी पढ़ा होगा, जिन टीचर से भी पढ़ा होगा, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूरा आइडिया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना था। ब्रीफ डिस्कशन हम लोग माइक्रो पे भी करेंगे। इंडिविजुअल कंपोनेंट, इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल, इंडिविजुअल एलिमेंट, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, ठीक है, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एंड इंडिविजुअल मार्केट में प्राइस डिटरमिनेशन एंड इक्विलिब्रियम की कहानी का पूरा कहानी कथा सारा पढ़ करके आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आपने डिमांड पढ़ा, सप्लाई पढ़ा, प्रोडक्शन पढ़ा, कॉस्ट पढ़ा, रेवेन्यू पढ़ा, मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। और हाँ, अगर आपने मेरे से पढ़ा तो मैंने उसमें आपको बहुत सारी चीजें बताई। कहां पे? प्राइस डिटरमिनेशन वाले चैप्टर में हमने बहुत सारा काम किया उसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे डायग्राम्स बनाए, डिमांड बनाया, सप्लाई बनाया, इधर किया उधर किया, मार्केट को इक्विलिब्रियम में लेके आए, प्राइस फ्लोरिंग, प्राइस सीलिंग, और उसके बाद माइक्रो खत्म किया हमने। ठीक है, और फिर अब आ गया है मैक्रो। तो देखते हैं मैक्रो में क्या चीजें पढ़नी है, क्या है मैक्रो।
हमने वहां पढ़ा इंडिविजुअल, छोटे स्तर पे सारी चीजों को हमने पढ़ा एट एन इंडिविजुअल लेवल। इकोनॉमी के इकोनॉमिक वेरिएबल्स हमने, स्कार्सिटी पढ़ा हमने, चॉइस पढ़ा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पढ़ा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, सब कुछ हमने पढ़ा वहां पे। और वो सभी चीजें किस चीज से कंसर्न थी? दैट ऑल आर कंसर्न विद व्हाट? दैट ऑल आर कंसर्न विद द इंडिविजुअल कंपोनेंट इन अ बिग इकोनॉमी, ठीक है, इन अ लार्ज इकोनॉमी, इन अ वाइडर इकोनॉमी। एक बहुत बड़े इकोनॉमिक सिस्टम में एक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को लेकर जब हम स्टडी कर रहे थे, हमने माइक्रो पढ़ा, ठीक है। अब बारी आती है बेटा मैक्रो के। आप बड़े हो गए, सिलेबस बड़ा हो गया, ठीक है, तो कंसेप्ट भी बड़ा हो गया। आप बच्चे थे तो आपने इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ा, अब आप बड़े हो गए, अब आप 12th में आ गए, तो अब आप क्या पढ़ने वाले हो? अब आप बड़े लेवल पे पढ़ने वाले हो, अब आप पढ़ने वाले हो मैक्रो। मैक्रो का मतलब क्या होता है? तो डेफिनेशन आपके लिए मैंने लिख दिया है सबसे पहले। द टर्म मैक्रो हैज बीन कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस, एंड मैक्रोस का मतलब क्या होता है? विच मीन्स लार्ज। और यहीं से ये कंसेप्ट निकला है, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। मतलब माइक्रो के सारे कंसेप्ट्स को जोड़ते जाओ, माइक्रो के सारे कंसेप्ट्स को ऐड करते जाओ, और जो मिलेगा वो क्या बनेगा? माइक्रो से बन के मिलेगा, बनेगा मैक्रो। इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? एग्रीगेट सप्लाई, और इसी को हम लोग बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल इनकम पर कैपिटा इनकम को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा भाई? नेशनल इनकम बन जाएगा, नेशनल इनकम, पूरे देश का इनकम। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिविजुअल प्राइसेस को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से जोड़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और कुछ और चीजें हैं हमारे पास में, जैसे एम्प्लॉयमेंट, जैसे फॉरेन पॉलिसी, जैसे क्रेडिट पॉलिसी, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे सेंट्रल बैंक के फंक्शनिंग, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, बजट, बहुत सारी चीजें अपने को मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़नी है। और आप बोल रहे होगे सर आप जो नाम ले रहे हैं सब तो यूनिट्स हैं। मैंने बोला हाँ जी बेटा बिल्कुल। पहला यूनिट नेशनल इनकम, दूसरा यूनिट इनकम एम्प्लॉयमेंट, तीसरा यूनिट मनी बैंकिंग, चौथा यूनिट गवर्नमेंट बजट, पांचवा यूनिट फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। यस, व्हाट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जांपल, दीज ऑल विल कंस्टिट्यूट द यूनिट्स इन योर सिलेबस। आपके यूनिट्स होंगे सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो अभी हम सिलेबस पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ मैक्रो का डिस्कशन कर रहे हैं। मैक्रो क्या? तो आओ फर्स्ट डे के फर्स्ट क्लास में जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा उस दिन को याद करो और समझो इकोनॉमी क्या होती है। व्हाट इज एन इकोनॉमी? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच people live together, work together and spend their money in order to earn their livelihood, and that system is called the economic system or economy. इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा गठजोड़ है, एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें लोग रहते हैं। पीपल लिव टुगेदर, दे वर्क टुगेदर, वो साथ में काम करते हैं इन ऑर्डर टू अर्न देयर लाइवलीहुड, अपना जीवन यापन के लिए, पैसा कमाने के लिए, एंड दैट बिकम्स इकोनॉमी, एंड दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड द इकोनॉमिक सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। और अब इस इकोनॉमिक सिस्टम को अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, दिस बिकम्स व्हाट? माइक्रो इकोनॉमिक सिस्टम। माइक्रो, स्मॉल, छोटे लेवल पे बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक सिस्टम, बड़े लेवल पे बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम। तो इसी को मैंने यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू क्या किया है? प्रेजेंट करने की कोशिश की है। मैंने बोला कि यूनिवर्स मैंने ले लिया, यूनिवर्स, ठीक है। दिस होल सर्कल इज कंसिडर्ड एज एन यूनिवर्स। Whenever I have taken a universe, in that universe, when you are just talking about the whole universe, this is the economic system and this is the economy as a whole. जब हम पूरे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, then we are studying what? We are studying macroeconomics, and when we are studying the individual components in this economic system, we are studying what? We are studying microeconomics. इंडिविजुअल सिस्टम पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, टोटल सिस्टम पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे लोगों की डिमांड पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पूरे इकोनॉमी की डिमांड पढ़ रहे हैं, पूरे इकोनॉमी की डिमांड पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। होप सो आपको यहाँ पे ये बात समझ में आई होगी। छोटा माइक्रो, बड़ा मैक्रो, छोटे को मिलाते जाओ, बड़ा बनाते जाओ, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में
मिक्स स्मॉल मेक लार्ज, स्मॉल इज माइक्रो, लार्ज इज मैक्रो। होप सो आपके दिमाग में ये बात चली गई होगी और कनेक्शन ले लिया होगा। चलिए, तो यहां पे मैं अब 2 मिनट के लिए फ्रेम आउट होता हूं, आप इसको अपने पास में लिख लीजिए, या तो आप अपने पास में स्क्रीनशॉट खींच कर रख लीजिए, फ्यूचर में आपको बहुत काम आने वाला है। आगे डिस्कशन का नेक्स्ट स्कोप है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन सेवरल बेसिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि माइक्रो और मैक्रो के बीच में क्या डिफरेंस होता है। 2 मिनट में आपके सामने हाजिर होता हूं माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस लेकर के, और उसके ऊपर फिर से एक लंबा चौड़ा डिस्कशन। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, खड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ में, और इसको अपने कॉपी में जब तक के लिखिए। हाँ जी बेटा, आप लोग सबसे पहले इस जो डिफरेंस दिया हुआ है हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में जो लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए कि अपने पास में रिकॉर्ड कर लीजिए। जी बिल्कुल, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए अपने पास में कहीं पे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस। और इसका एक एक पॉइंट अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज ईच ऑफ द पॉइंट इन व्हाटएवर इज रिटन हियर नीड्स अ प्रॉपर डिस्कशन। आपको हर एक पॉइंट को सही से समझना पड़ेगा और समझ के डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज ये सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पॉइंट मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बना करके आपको वो वाला पॉइंट डिस्कस करूंगा, तो उसको अभी छोड़ देंगे, और बाकी जितने पॉइंट्स यहां लिखे हुए हैं सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कशन खोज रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने माइक्रो में लिखा है, और मैक्रो में लिखा हुआ है बेसिस ऑफ स्टडी इज द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट इंडिविजुअल लेवल। आपको अपना फर्स्ट डे माइक्रो इकोनॉमिक्स याद आ गया होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर, ठीक है, ये चीजें आपको याद आई होंगी। आपको रिसोर्सेज के कुछ बेसिक फीचर्स याद आए होंगे, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, एंड वी हैव टू सैटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज व्हिच हैव द अल्टरनेटिव यूजेस एंड ऑल दैट थिंग। वो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का फ्रेमवर्क आपको याद आ गया होगा। और अगर ये फ्रेमवर्क आपको याद आ गया है तो देखिए और समझिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग को जो स्कार्सिटी और चॉइस की प्रॉब्लम पढ़नी है वो इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं, इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पे पढ़ते हैं, एक कंज्यूमर का, एक प्रोड्यूसर का। ठीक है, आपको याद आ गया होगा यूटिलिटी अप्रोच, आपको याद आ गया होगा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, डिमांड का चैप्टर, सप्लाई का चैप्टर, वहां हर जगह एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या प्रोड्यूसर की बात हो रही होती थी। लेकिन जब हम लोग बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम लोग इकोनॉमी एज अ होल की बात करेंगे। हमने क्या बोला, हम यहां पे भी पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ऑफ चॉइस, स्कार्सिटी एंड चॉइस, यही दो बातें यहां भी पढ़नी है। लेकिन यहां जो स्कार्सिटी और चॉइस पढ़नी है वो इंडिविजुअल लेवल पे ना पढ़ के अपने को किस लेवल पे पढ़नी है, अपने को इकोनॉमिक लेवल पे पढ़नी है। मतलब इकोनॉमी एज अ होल, पूरे इकोनॉमी में जनरल वेलफेयर क्या है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जनरल स्कार्सिटी क्या है और उस स्कार्सिटी से कैसे निपटा जा सकता है, कैसे उस स्कार्सिटी से बचा जा सकता है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला डिफरेंस तो यही क्रिएट होता है, वहां इंडिविजुअल लेवल पे हम लोगों को चॉइस, स्कार्सिटी एंड एलोकेशन के बारे में पढ़ना था, यहाँ पे हम लोगों को कंट्री लेवल पे पढ़ना है, इकोनॉमी एज अ होल पे पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोलता है इट स्टडीज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। जी हाँ, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर जगह मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात करते थे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात करते थे, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की बात करते थे, और जब भी हम लोग बात करते थे कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स, कहने का मतलब है हम लोग इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन लेवल की बात करते थे। हम लोग बोलते थे सेटिस्फैक्शन इन केस ऑफ कंज्यूमर एंड प्रॉफिट इन केस ऑफ प्रोड्यूसर। लेकिन जो बात होती थी वो बात क्या होती थी, इंडिविजुअल लेवल पे होती थी, और लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, उसके स्कार्स यूटिलाइजेशन पे हम लोग कंज्यूमर का प्रोडक्शन कर, कंज्यूमर को सेटिस्फाई कराते थे विद द लिमिटेड इनकम लेवल, एंड प्रोड्यूसर को सेटिस्फाई कराते थे विद द लिमिटेड रिसोर्सेज पे। लेकिन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते थे। यहां पे बोलता है हम लोग बात करेंगे नेशनल रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ द नेशनल रिसोर्सेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। बिकॉज इकोनॉमी की बात हो रही है बेटा, और इकोनॉमी की जब भी बात होगी तो हमेशा किसकी बात होगी, वेलफेयर की बात होगी। क्या एक व्यक्ति की बात होगी? नहीं, कभी भी एक व्यक्ति की बात नहीं होगी, हमेशा पूरे के पूरे इकोनॉमी की बात होगी, पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात होगी, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की बात होगी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट, बोलता है इकोनॉमिक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब क्या होता है, सबसे पहले इनको समझिए बेटा, इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स में हमें जब भी किसी सेट को स्टडी करना होता है, किसी सेगमेंट को स्टडी करना होता है, किसी फेनोमेना को स्टडी करना होता है, तो फॉर दैट स्टडी, फॉर द स्टडी ऑफ दैट फेनोमेना वी नीड सम वेरिएबल्स। व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट दैट वेरिएबल्स, थ्रू द स्टडी ऑफ दैट वेरिएबल्स वी कैन जस्टिफाई एंड वी कैन थिंक दैट देयर आर चेंजेस इन दैट वेरिएबल एंड वी कैन स्टडी दैट पार्टिकुलर पॉइंट। हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो हमारे पास में क्या क्या वेरिएबल्स थे, हम किन किन चीजों के ऊपर बात कर रहे थे, तो हम डिमांड के ऊपर, सप्लाई के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर बात कर रहे थे, और प्राइस डिटरमिनेशन इन इंडिविजुअल मार्केट के ऊपर बात कर रहे थे। तो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, जिन वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करनी है, जिन चीजों के बिहेवियर के बारे में स्टडी करनी है, वो इंडिविजुअल डिमांड और मेन इंडिविजुअल सप्लाई था। और वही इकोनॉमिक वेरिएबल जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट होता है तो वो हो जाता है बेटा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ एक इंडिविजुअल की, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात नहीं होती है, पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में जितने कंज्यूमर्स या जितने प्रोड्यूसर्स प्रिवेल करते हैं सबकी हम बात करके चलते हैं। तो ये हो गया मेन डिफरेंस। नेक्स्ट हो गया इकोनॉमिक एजेंट्स। एजेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा, एजेंट्स का मतलब होता है वो लोग जो डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल में है, इंपॉर्टेंट रोल में मतलब जिनके डिसीजन मेकिंग का इफेक्ट हमें इकोनॉमिक वेरिएबल्स पर दिखाई देता है। मतलब कि जहां से हम ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि देयर इज अ चेंज इन द वेरिएबल, उनको हम लोग एजेंट्स बोलते हैं। एजेंट्स आर दोज इंस्टीट्यूशंस एंड दोज इंडिविजुअल्स व्हिच टेक द स्ट्रेटेजिक एंड important decision in the economic system and the decisions repercussion is sold, repercussion, prepercussion नहीं बोला मैंने, the instructions, the decisions repercussion is shown over the economic variables। ऐसे इकोनॉमिक एजेंट्स कहलाते हैं, इनको हम इकोनॉमिक एजेंट्स बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं वो हमेशा इंडिविजुअल हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपके इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो इकोनॉमिक एजेंट्स कभी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल नहीं हो सकते हैं, बिकॉज एक व्यक्ति का चेंज या एक व्यक्ति के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना है। हम लोगों को मल्टीपल इफेक्ट्स पढ़ने हैं, मल्टीपल जजमेंट्स पढ़ने हैं, मल्टीपल डिसीजंस पढ़ने हैं, एंड दैट्स व्हाई द थिंग्स हियर कंस्टिट्यूट टू बी इंस्टीट्यूशनल। यहाँ पे चीजें क्या हो जाती हैं, इंस्टीट्यूशनल हो जाती हैं। यहाँ पे पूरे इकोनॉमी, पूरे कंट्री के डिसीजन की जरूरत है, इस वजह से चीजें क्या हो जाती हैं, ये इंस्टीट्यूशनल हो जाती हैं। और चीजें जब इंस्टीट्यूशनल हो जाती हैं तो हमारे पास में कुछ इंस्टीट्यूशंस का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। जैसे हम अगर इंडियन पॉलिटिक्स में पढ़े तो आरबीआई हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, सेबी हो गया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी हो गया, ये सारी चीजें ये क्या होती हैं, ये मास लेवल पे डिसीजंस लेती हैं, ये जनरल लेवल पे डिसीजंस लेती हैं, इंडिविजुअल लेवल्स पे इनके डिसीजंस नहीं होते हैं। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज व्हाट, देयर इज अ जनरल डिसीजन मैकेनिज्म। मैं ये वर्ड लिख देता हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ये होता है जनरल डिसीजन मैकेनिज्म। जब जनरल डिसीजन मैकेनिज्म होगा तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स नहीं होंगे, हमेशा इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स होंगे जो मास लेवल पे डिसीजंस लेंगे और उनकी पॉलिसीज मास लेवल पे अप्लाई की जाएंगी और उनसे हम लोग इकोनॉमिक रिपरकशंस निकालेंगे। ठीक है, तो होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बोलता है लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है समेशन। देखिए बेटा, एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, एग्रीगेशन का मतलब होता है समेशन, किसी चीज को जोड़ना, ऐड करना एक साथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी होती है तो जो समेशन होता है वो बस इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है। कहने का मतलब हमने मार्केट में काम कर रहे 10 लोगों को, जैसे कि फर्म 10 फर्म्स मिला के एक इंडस्ट्री बनती है, तो अगर हम एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम छोटे लेवल पे चीजों को ऐड कर रहे हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स ह्यूज लेवल ऑफ एग्रीगेशन, यू कैन से मोस्ट वाइडेस्ट लेवल ऑफ एग्रीगेशन अगर कहीं होता है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। एक एक व्यक्ति की इनकम जोड़ देते हैं हम नेशनल इनकम बनाने के लिए, एक एक व्यक्ति की
ही एक्सपेंडिचर को हम जोड़ देते हैं टोटल एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करने के लिए, हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं, हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम ऐड कर देते हैं जीडीपी निकालने के लिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एडिशन, समेशन, एग्रीगेशन जो होता है वो बहुत ह्यूज लेवल पे होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में उतने ह्यूज लेवल पे ये नहीं होता है या नहीं दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस कैरी आउट करना और डिफरेंस को समझना और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट विल फॉर्म अ ग्रेटर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछे गए तो क्या, आपको आगे इन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस नेक्स्ट है। नेक्स्ट जो बात हम लोगों को देखनी है वो क्या बोलता है, वो बोलता है डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस, ठीक है। देखिए बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने बहुत सारे अजम्पशंस पढ़े, ठीक है। एक अजम्पशन जो आपको बिल्कुल याद है, कंज्यूमर इज रेशनल, कंज्यूमर इज रेशनल, कंज्यूमर इज रेशनल, जी बिल्कुल, प्रोड्यूसर इज रेशनल, प्रोड्यूसर इज रेशनल। जहां जो चैप्टर आया जहां कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना था, सबसे पहला अजम्पशन पढ़ा कंज्यूमर रेशनल होता है, प्रोड्यूसर बिहेवियर प्रोड्यूसर रेशनल होता है, ठीक है। तो बेटा ये चीजें जो हमने पढ़ी कि कंज्यूमर रेशनल होता है, प्रोड्यूसर रेशनल होता है, दीज आर अजम्पशंस। मतलब इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर थ्योरी व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर रिमेन कांस्टेंट एंड व्हिच आर मेड टू बी कांस्टेंट इन एन इकोनॉमिक सिस्टम इज कॉल्ड एज अजम्पशंस, जिनको मान लिया जाता है कि वो कांस्टेंट रहेंगे। जैसे हमने बोला, हम डिमांड में पढ़ते थे, मैं आपको थोड़े थोड़े माइक्रो याद दिला रहा हूं बिकॉज वो माइक्रो याद दिलाना जरूरी है। डिमांड में हमने पढ़ा अदर देन प्राइस फैक्टर या प्राइस फैक्टर, हमने बोला प्राइस क्या होता है, तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी इंक्रीजेस एंड ceteris paribus assumption आया ना। ceteris paribus का मतलब क्या था, रिमेनिंग अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर देन प्राइस फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो वही मैं बोल रहा हूं, जो अजम्पशंस का लेवल होता है, जो डिग्री ऑफ अजम्पशंस होता है, वो बिल्कुल ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में अलग होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में अलग होता है। मैक्रो की थीसिस और मैक्रो की जो थ्योरीज है वो अलग अजम्पशंस पे चलती हैं, और जो चीजें हम माने कि माइक्रो के अंदर हमने अज्यूम किया है कि वो कांस्टेंट है, ऐसा हो सकता है कि वो मैक्रो के अंदर कांस्टेंट ना हो और वो बहुत हद तक मैक्रो इकोनॉमिक्स में चेंज कर रही हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे लिखा कि देखिए, टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर टेकन एज कांस्टेंट। हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम में जब इंडिविजुअल एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, जब इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैक्रो लेवल पे सारी चीजें कांस्टेंट होंगी। ये असम्पशन होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से चेंज होकर मैक्रो में चले आते हैं तो हम माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हमारे क्या हो जाएं, ट्रू हो जाए। अब आप बोलेंगे सर ये आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, आप बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के लिए मैक्रो को कांस्टेंट कर दो और मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के लिए माइक्रो को कांस्टेंट कर दो, तो आखिर होता क्या है, आखिर चीजें क्या होती हैं? क्या माइक्रो मैक्रो के लिए कांस्टेंट होता है और मैक्रो माइक्रो के लिए कांस्टेंट होता है? तो बेटा ये एक पीरियड इफेक्ट है जो कि आपको देखना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को आपको रन कराना है तो मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट करना पड़ता है ताकि माइक्रो वेरिएबल्स के इफेक्ट, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के इफेक्ट आपको दिख पाए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और चर्चा आगे करेंगे बिकॉज आगे इसका बहुत सारा हम लोगों को कंडीशन आएगा जब अपने को देखना पड़ेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को कांस्टेंट करके हम मैक्रो वेरिएबल्स को रन कराएंगे। ठीक है, तो आगे आगे हम लोग इसके बारे में और बातें करने वाले हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू। अब सेंट्रल मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य बात क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का सारा केंद्रीकरण, माइक्रो इकोनॉमिक्स द पॉइंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इन ऑर्डर टू सस्टेन, इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपर होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए एंड हमारे पास में
प्रॉपर तरीके से वेलफेयर होना चाहिए लोगों का, रिसोर्सेज प्रॉपर एलोकेट हो, और स्कार्सिटी और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में हमारे पास में बेस्ट जजमेंट होना चाहिए। ये माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल का मेन सेंट्रल इशू है। और मैक्रो इकोनॉमिक का मेन इशू है कि हम डिटरमाइन कर पाए कि हमारे पास में इनकम कितना है, हम डिटरमाइन कर पाए हमारे पास में आउटपुट कितना है इकोनॉमी के अंदर। ये सेंट्रल इशू है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका समझना, मेरे ख्याल से ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। मैंने यहां पे ये बात लिख के छोड़ दी है, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ठीक है, क्या है ये माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, समझिए। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब होता है a statement which is true in a particular situation and it just defies itself, या you can say it just defames itself in the next available situation। कहने का मतलब एक चीज जो एक पार्टिकुलर सिचुएशन में बिल्कुल सही जा रही है लेकिन उसके विपरीत सिचुएशन में बिल्कुल गलत हो जा रही है। आपको समझाने के लिए मैं एक बात बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, इस रास्ते पे चल के आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचेंगे, लेकिन जब आप वापस बी पॉइंट से चलेंगे तो ए पॉइंट तक नहीं पहुंचेंगे। दिस इज पैराडॉक्स। कहने का मतलब, हाँ जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मतलब ए से बी तक पहुंचने का जो रास्ता है सिमिलर वो पॉइंट बी से ए को नहीं आता है, मतलब जो गली तुम्हारे तरफ जाती है वो गली फिर वापस हमारे तरफ नहीं आती है। कहने का मतलब यही है पैराडॉक्स के अंदर, मींस अ सिचुएशन व्हिच होल्ड्स वेरी मच ट्रू अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन इज अ सिंपल डिफेम अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो कथन, जो वाक्य, जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आकर के वो बात, वो कथन, वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है। दिस इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ठीक है, और इस माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो आपको पढ़ना है, वो है, लिख दिया है मैंने, सेविंग्स। ठीक है, सेविंग्स। जी बेटा, सेविंग्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। क्या है देखिए, इसको समझाने के लिए बहुत आसान, मैंने बोला आप कमाते हैं 5,000 रुपया और 5,000 रुपए में से आप हमेशा 2,000 रुपया बचा करके अपने, ठीक है, बुरे वक्त के लिए रख देते हैं। आपके पेरेंट्स आपसे खुश होंगे, नाराज होंगे? मैंने बोला रख देते हैं, इन्वेस्ट नहीं किया आपने। मैंने बोला 5,000 में से 2,000 रुपया निकाल के आप अपने अलमीरा में रख देते हैं और आप समझते हैं कि 3,000 रुपए ही आपकी कमाई है और आप उसको यूटिलाइज करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे आपके पेरेंट्स आपसे बहुत खुश होंगे, वो बोलेंगे मेरे बच्चे के पास में सेविंग नेचर है, उसका नेचर सेविंग है, एंड ही विल, दैट विल हेल्प हिम और हर इन द आउटस्कर्ट सिचुएशन। जब वो खराब सिचुएशन में पहुंचेगा, गलत सिचुएशन कुछ उसके साथ में हो जाएगी, एंड इमरजेंसी सिचुएशन उसके लिए बहुत बढ़िया होगा। मैंने बोला एट द माइक्रो इकोनॉमिक लेवल सेविंग्स को हम जनरेट करते हैं एंड सेविंग्स आर वेरी 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 गुड। लेकिन जब यही चीज मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में आती है, माइक्रो में एक सेंटेंस कहा जाता है सेविंग इज अ बोन, और मैक्रो में स्टेटमेंट कहा जाता है सेविंग इज अ कर्स। जी, एंड हियर कम्स द पैराडॉक्स, बिकॉज देखिएगा ध्यान से, सेविंग्स विदाउट इन्वेस्टमेंट, अगर सेविंग्स हो रही है और इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है तो आपके इनकम का एक पार्टिकुलर पोर्शन वो इकोनॉमिक सिस्टम से कट जा रहा है बेटा। जो आप सेव करके रख दे रहे हो वो पार्ट इकोनॉमी में वापस नहीं जा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं बन रहा है और उतना पैसा इकोनॉमी में रिवॉल्व नहीं हो रहा है, और जितना पैसा रिवॉल्व नहीं हो रहा है उतने से एग्रीगेट डिमांड कम हो जा रहा है। देखो ध्यान से, 5,000 तुमने 5,000 में से 2,000 सेव कर दिया, सिर्फ 3,000 का ही तुम एग्रीगेट डिमांड जनरेट कर पा रहे हो, और वो पैसा जो तुमने सेव कर दिया है वो इकोनॉमिक साइकिल, प्रोडक्शन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के साइकिल से
बाहर चला गया, सेविंग्स हो गया है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ना वो प्रोडक्शन बाउंड्री में आ रहा है ना कंजम्पशन बाउंड्री में आ रहा है। तो यहीं पे क्रिएट हो रहा है पैराडॉक्स, वो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं हो रही है, एंड इफ इट इज नॉट चेंजिंग इन द इन्वेस्टमेंट देन इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, एंड दैट सिंपल savings, which is a very good thing at the microeconomic level, become a curse at the macroeconomic level। और इसके लिए प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, डिजाइंस, क्रेडिट पॉलिसीज, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट को डिजाइन करनी पड़ेगी, मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत चेंज करना पड़ेगा, सेविंग्स को डिस्करेज करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स को इंकरेज करना पड़ेगा, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे कि सेविंग्स खत्म हो और इन्वेस्टमेंट्स क्या हो, बढ़े। तो ये है चीज, ये चीज है, मतलब जो पॉइंट ए से बी तक गया वो बी से ए तक वापस नहीं आया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ऐसे बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं जो हम लोगों को आगे आगे पढ़ने हैं। मैंने आपको बस एक एग्जांपल बताया माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का, बहुत बढ़िया एग्जांपल्स होता है सेविंग्स। हम लोग इसको एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पढ़ेंगे, फार्मर्स पैराडॉक्स भी पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर प्राइस पैराडॉक्स भी पढ़ेंगे, बहुत सारे पैराडॉक्सेस हम लोगों को पढ़ने हैं आगे आगे। होप सो आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग बेटा एक पॉइंट यहाँ पे नहीं डिस्कस किए हैं, बिकॉज उसको डिस्कस करने के लिए हम लोगों को बहुत लंबा टाइम चाहिए था, तो दैट पॉइंट आई विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जब मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, दैट इज फुल इक्विलिब्रियम एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम। हम लोग ये दो पॉइंट डिस्कस करेंगे, फुल और पार्शियल इक्विलिब्रियम का। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे क्लासिकल एंड केनेसियन इक्विलिब्रियम अप्रोच के बारे में। तो फॉर दैट आप कनेक्टेड रहिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। होप सो आपको इस वीडियो में जो हमने बातें करी वो समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। टिल देन, जब तक नई वीडियो आती है, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, स्टे एट योर होम एंड बाय बाय।